हेलो स्टूडेंट, हमारा जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित, उसमें हमारा जो आज जो है 49 नंबर के पेज में आओ करें 9, 10 और 11 क्वेश्चन हम आज करवाएंगे। 3 क्वेश्चन और मेरी बारी में 6 और 7 करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, अब बहुत दिनों से आपने रक्षाबंधन, बकरीद सब मना लिए, अब आपको होमवर्क करना है ना। शायद आप लोग होमवर्क नहीं डाल रहे हैं, कल भी हमने ये बात कही थी। तो आप लोग होमवर्क जो है करिए और जो नहीं बनता है वो पूछ सकते हैं, है ना। तो आगे देखिए, अब 9 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। निर्देशानुसार प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से धातु रूप को पहचानिए। तो बैठा, बैठेगा, बैठ, बैठता। तो धातु क्या है? बैठ, है ना। और उसके बाद ता क्या लग जाता है? उसमें प्रत्यय लग जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातु रूप नहीं है ना। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है, इसलिए ये नहीं है में आएगा, है ना। पढ़ना आ जाएगा इसमें। सुन, गा, चल, ये सब क्या है? धातु रूप है। और धातु रूप क्या नहीं है? तो पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। अगला क्वेश्चन, सो धातु का वर्तमान काल रूप पहचानिए। सो का सो रहा है, वर्तमान काल रूप सो रहा है ना। फिर अगला, विभा कहानी लिखती है, यह वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? तो सामान्य वर्तमान काल का है, कहानी लिखती है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10वें नंबर पे आ जाइए, निम्नलिखित धातुओं के तीनों कालों के 2-2 रूप लिखिए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, हम इसको आपको बाद में बता देंगे, है ना। अब 11वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए, पेज नंबर 50 में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बबीता बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती है, वह पढ़ने में भी बहुत होशियार है। आज वह बहुत खुश है। उसके विद्यालय में वार्षिक समारोह आयोजित किया गया है। इस बार मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय शर्मा होंगे। सभी विद्यार्थी उनसे मिलने को उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने भी इसी विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूर्ण की थी। वह अपने माता पिता के साथ विद्यालय जा रही है। उसे भी कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और विभिन्न क्षेत्रों में भी पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई थी। बबीता अपने माता पिता के साथ वार्षिक समारोह देखने के लिए सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में उसका नाम पुकारा गया और वह अपने माता पिता के साथ मंच पर पहुंच गई। सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने अध्यापक गण को दिया। अब क्वेश्चन करना है अपने को, उपरोक्त गद्यांश में किन्हीं 2 धातु रूप को पहचान कर लिखिए। क्या धातु रूप है इसमें? जा और बैठ, है ना। अगला क्वेश्चन, वह अपने माता पिता के साथ विद्यालय जा रही है, वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? तो अपूर्ण, जा रही है यानी अभी जा पूरी तरह नहीं गई है ना, अभी रास्ते में ही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा, है ना। अगला, काल के तीनों भेदों से संबंधित एक एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो इसका जो है, अगर ये नहीं बनेगा तो हम इसको करवा देंगे, ठीक है। भूतकाल से संबंधित 3 उदाहरण गद्यांश से छाट कर लिखिए। ये भी मतलब ग और घ, 3rd और 4th क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा, हम इसको आपको आंसर भेज देंगे, ठीक। अब आ जाइए मेरी बारी 6 और 7 में। ये हमको करना मेरी बारी 6 और 7, है ना। इसको दोनों को आपको होमवर्क में करना है, ठीक। ये भी हम क्लास वर्क भी करवा दे रहे हैं आपको, है ना। और उसके बाद इसी को आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी बारी 6 में प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक और उसके सार को अपने शब्दों में लिखिए। वह हमारा वैज्ञानिक मित्र था। वह प्रयोगशाला के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी विजय मुस्कान बता रही थी कि उसने कुछ अद्भुत किया है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़ों पर धूल की परतें जमी हुई थी, किंतु उसकी आंखें चमक रही थी। उसने जो घोषणा की उसे सुनकर हमें मानो पक्षाघात यानी होता है लकवा हो गया, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं ना। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अविश्वास का भी कोई कारण नहीं था। उसने एक यंत्र बनाया था, एक ऐसा यंत्र जिसके निर्माण के लिए उसने अपने जीवन के अमूल्य 20 साल होम कर दिए थे। उस यंत्र का नाम था काल यंत्र यानी टाइम मशीन। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन तीनों कालों की यात्रा करवा सकती है। उसमें बैठकर वह अतीत की भी यात्रा कर सकता था और भविष्य का भी पता लगा सकता था। यह सुनकर हमें तो पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने विश्वासपूर्वक अपनी बात रखी तो हमें स्वीकार करना ही पड़ा। हमने अपने उस वैज्ञानिक मित्र को एक नया नाम दिया, काल यात्री। उसने इस यंत्र के बारे में बताया कि यह यंत्र एक कुर्सी के जैसा है, जिसमें हत्थे हैं। उसमें अन्य सहायक यंत्र और उपकरणों के साथ हैंडल भी लगे हुए हैं।
एक हैंडल घुमाने पर भूतकाल की सैर की जा सकती है तो दूसरा भविष्य में ले जाता है। इसमें आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन करना है। एक शीर्षक लिखना है ना, जैसे कि उस शीर्षक का नाम क्या था, एक वैज्ञानिक कथा काल यंत्र के बारे में, वो भी शीर्षक दे सकते हैं आप लोग। और सार यानी छोटा सा सार आपको इसमें से बताना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, इससे कम से कम आधा लिखना है, आधा भी नहीं, 4-5 लाइन का आपको सारांश देना है कि ये क्या बताना चाह रहा है। अगला है मेरी बारी 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की गई है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई असर है जो पाठकों को अपने साथ बांधे रखता है। रेणु एक अद्भुत किस्सागो थे, यानी किस्सा करने वाले थे, है ना। उनकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा लगता है, रेणु मतलब फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, पूरा नाम है उनका, मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। जैसे अभी अपन ने कौन सी कहानी पढ़े, ठेस कहानी। जब ये कहानी पढ़ते हैं तो हमको एक चित्र सा हमारे आंखों के सामने उपस्थित होता है, जैसे वो सिरचंद दिखाई देने लगता है काम करता हुआ, है ना, और बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंजली भाभी, ये सब दिखाई देने लगती है ना, जब भी हम इसकी कहानी पढ़ते हैं। तो इनकी इसलिए कहा गया है कि जो है जब ये कहानी सुनाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु तो ऐसा लगता है मानो कोई हमें कहानी सुना रहा है। पढ़ते हैं हम कहानी तो ऐसा लगता है कि हमें कोई कहानी सुना रहा है। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र की प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से मिलता है। पात्रों का चरित्र निर्माण बहुत तेजी से होता है। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती है। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल दुर्लभ है। इस उपन्यास ने उन्हें रातों रात महान लेखकों की सूची में शामिल कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में देर नहीं की। यानी पहला उपन्यास गोदान प्रेमचंद जी का, है ना, और उसके बाद दूसरा जो है मैला आंचल, किसका, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। हालांकि विवाद भी कम नहीं खड़े किए गए। इसे सत्यनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरितमानस की नकल बताने की कोशिश की गई है, पर समय के साथ इस तरह के झूठे आरोप ठंडे पड़ते गए। आगे देखिए, क्वेश्चन लिखे हैं 14 नंबर का पेज। रेणु की रचनाओं में किसकी सफल कोशिश परिलक्षित होती है? इसी में से आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट वाली लाइन में ही है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में आंतरिक जीवन के हर धुंध, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन, रेणु ने अपने कथा साहित्य में किसका सृजनात्मक प्रयोग किया है? ये सब क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, बस टिक लगा के भी आप डाल सकते हैं, है ना। तो रेणु ने अपने कथा साहित्य में किस सृजनात्मक, वहीं पे देखिए तीसरी चौथी लाइन में कि ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है ना। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको और अपने से आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन, रेणु की किस रचना ने उन्हें महान रचनाकारों की सूची में शामिल करा दिया? तो मैला आंचल जो है, उनकी इस रचना ने उन्हें महान रचनाओं की सूची में शामिल कर दिया। जितने क्वेश्चन इस बुक में बनते हैं बस बुक में कीजिए, कॉपी में आपको लिखने की जरूरत नहीं। जो बस बड़े क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है ना, उसकी जगह आपको याद करना है, रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उनकी पुस्तक मैला आंचल पर क्या विवाद खड़ा किया गया? आखिरी में आ जाइए, इसमें लिखा है, इसे सत्यनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरितमानस की नकल करने की कोशिश की गई, पर समय के साथ इस तरह के झूठे आरोप ठंडे पड़ते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं हम। आपको कौन कौन सा होमवर्क करना है? आओ करें 9, 10, 11 और मेरी बारी 6, 7। उसके बाद बस आपका कल भर का एक ये जो पार्ट है वो बच्चा है। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर टेस्ट लेंगे 2 दिन बाद। धन्यवाद बच्चों।